नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति सिंह। इस वक्त की अहम खबरों के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोविड महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहनें, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और अब शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज प्रतिष्ठित सेरावी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पर्यावरण रक्षा के मामले में भारत अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी हमारे सबसे बड़े पर्यावरण प्रेमी थे। सम्मान को देश के लोगों के लिए समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग का अनुपात लगातार बढ़ रहा है। It is with great humility that I accept the CERAWEE Global Energy and Environment Leadership Award. I dedicate this award to the people of our great motherland India. I dedicate this award to the glorious tradition of our land that has shown the way when it comes to caring for the environment. प्रधानमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और आपदाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से लड़ने का सबसे बेहतर तरीका है व्यवहार में बदलाव। व्यवहार में बदलाव लाकर हम दुनिया को बदल सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बड़े पैमाने पर एलईडी बल्बों का इस्तेमाल हो रहा है। आज भारत में एलपीजी का इस्तेमाल 99.5% तक बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारत पेरिस समझौते के लक्ष्यों को 2030 से पहले ही हासिल कर लेगा। There is something beyond the world of policies, laws, rules and orders. The most powerful way to fight climate change is behavioral change. India's vision for environmental transitions includes working with like-minded countries. The initial success of the International Solar Alliance has demonstrated how serious India is when it comes to making efforts for a better planet. We will keep making such efforts in the future. भारत और स्वीडन ने नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्टार्टअप और अनुसंधान के क्षेत्र में अपने संबंधों को और मजबूत बनाने पर जोर दिया है। स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के साथ वर्चुअल शिखर बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस में शामिल होने के लिए स्वीडन का स्वागत किया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने कोविड महामारी के दौर में भारत की ओर से कई देशों को दवाई और वैक्सीन की मदद का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री स्टीफन लोफवेन के बीच आज हुई वर्चुअल शिखर वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और स्वीडन की साझेदारी कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्होंने कहा कि दोनों देश नवाचार, प्रौद्योगिकी, निवेश, स्टार्टअप और अनुसंधान क्षेत्र में संबंधों को आगे बढ़ा सकते हैं। हम इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, स्टार्टअप्स और रिसर्च के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और गहरा कर सकते हैं। स्मार्ट सिटीज, वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, सर्कुलर इकोनॉमी, स्मार्ट ग्रिड्स, ई मोबिलिटी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इत्यादि अनेक क्षेत्रों में भी आपसी सहयोग बढ़ाने का अच्छा पोटेंशियल है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब दुनिया महामारी से लड़ रही थी तो भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और अन्य जरूरी चीजें भेजी थीं। भारत ने अब तक करीब 50 देशों को मेड इन इंडिया वैक्सीन उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में और भी अनेक देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के द्वारा एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और अफ्रीका के फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स और पॉलिसी मेकर्स के साथ अपने अनुभव साझा किए। हमने अब तक लगभग 50 देशों को
मेड इन इंडिया वैक्सीन भी उपलब्ध कराई है और आने वाले दिनों में और भी अनेक देशों को वैक्सीन की सप्लाई करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। Exchanging experience addressing this pandemic, exploring ways to cooperate for the benefit of our countries and the world. Innovation and green recovery will be pivotal in rebuilding our societies, and this should serve as the cornerstone of our partnership looking ahead now. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की संस्कृति ने हमेशा प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने पर जोर दिया है और पेरिस समझौते के तहत की गई अपनी प्रतिबद्धताओं पर आगे बढ़ रहे हैं। हम पेरिस एग्रीमेंट में किए गए अपने कमिटमेंट पर दृढ़ता से आगे बढ़ रहे हैं। हम इन टारगेट्स को न सिर्फ अचीव करेंगे बल्कि उन्हें एक्सीड करेंगे। G20 देशों में शायद भारत ही अपने कमिटमेंट्स पर अच्छी प्रोग्रेस कर पाया है। स्वीडन की लगभग 250 कंपनियां भारत में काम कर रही हैं। ये स्वास्थ्य, जीवन विज्ञान, ऑटो उद्योग, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, रक्षा, भारी मशीनरी और उपकरण जैसे क्षेत्रों में सक्रिय हैं। स्वीडन में भारत की लगभग 75 कंपनियां कार्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार लाने पर जोर दिया है, जिससे उन्हें पूरी दुनिया में अधिक प्रतिस्पर्धी और स्वीकार्य बनाया जा सके। उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार उद्योगों के साथ मिलकर आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए ऐसे उत्पादों के निर्माण पर काम कर रही है जो उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूल, किफायती और टिकाऊ हो। प्रधानमंत्री ने उद्योगों को नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये योजना विभिन्न उद्योगों के लिए आवश्यक तंत्र बनाएगी, जिससे उत्पादन और गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही उद्योगों की निर्यात क्षमताओं और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। वो आज उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर आयोजित वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। हमारी सरकार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक के बाद एक लगातार रिफॉर्म्स कर रही है। हमारी नीति और रणनीति हर तरह से स्पष्ट है। हमारी सोच है मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। प्रधानमंत्री ने कहा कि 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। उन्होंने कारोबार में सुगमता, लॉजिस्टिक लागत घटाने और जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में तैयार करने पर जोर दिया। आप सबको साथ लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, चाहे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर बल देना हो, कंप्लायंस बर्डन को कम करना हो, लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने के लिए मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात हो, या फिर जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब्स, इसका निर्माण हर स्तर पर काम किया जा रहा है। मेक इन इंडिया, मेड फॉर वर्ल्ड का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की विश्वसनीयता और पहचान नई ऊंचाइयां छू रही है और पूरे विश्व में भारतीय उत्पादों पर भरोसा कई गुना बढ़ गया है। उन्होंने उद्योगों से विश्व की बदलती अपेक्षाओं के अनुसार उत्पाद तैयार करने की अपील की। भारत की कंपनियां और भारत में की जा रही मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमें दिन रात एक करना होगा। हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और एफिशिएंसी ग्लोबल मार्केट में अपनी पहचान बनाए, इसके लिए हमें जुटकर काम करना होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएलआई योजना के लिए बजट में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है और इससे अगले 5 सालों में 520 अरब डॉलर मूल्य के उत्पादों का निर्माण होने की उम्मीद है। पीएलआई योजना की शुरुआत उत्पादन को बल देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन देकर विभिन्न क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए की गई है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी बढ़ाने का आह्वान किया है। गुजरात के सूरत में निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास करते हुए उन्होंने कहा कि एक बेहतर स्वास्थ्य प्रणाली आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करती है। सूरत में निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शिलान्यास करते हुए उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने एक सफल समृद्ध भविष्य के लिए लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 3 सूत्रीय मंत्र रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म को सिद्ध करने का आह्वान किया। Including health sector, but still there is a vast area to go. The Prime Minister Shri Narendra Bhai Modi has taken up a number of reforms. He gave a 3-line mantra of reform, perform and transform, transformation of the lives of the people. That is the purpose of all of us, the doctors, the scientists, the researchers, the businessmen and the politicians. Everybody should have that motto, that is transformation for betterment of the nation. उपराष्ट्रपति ने कोविड महामारी के दौरान कोविड वॉरियर्स की तारीफ करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भी इन लोगों ने निस्वार्थ भाव से काम किया है। COVID warriors, doctors, nurses, paramedical staff, healthcare workers and ASHA workers in villages. In fact, the entire medical fraternity have shown the extraordinary will and made selfless sacrifice at great risk to their lives to help us fight the pandemic. That's why I salute them for placing others' needs before theirs and then becoming living embodiments of our philosophy of share and care. सूरत के निराली मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के शिलान्यास के मौके पर उपराष्ट्रपति वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी शामिल हुए। और अब विधानसभा चुनाव से जुड़ी कुछ अहम खबरें। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी आज अधिसूचना जारी हो गई। इसी के साथ दोनों राज्यों में दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल की 30 विधानसभा सीटों के लिए 1 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण की विधानसभा सीटों के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे और 15 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के तहत 27 मार्च को 30 सीटों पर वोटिंग होगी। असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 39 सीटों के लिए भी 1 अप्रैल को ही वोट डाले जाएंगे। यहां भी दूसरे चरण की विधानसभा सीटों के लिए 12 मार्च तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे और 15 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 17 मार्च तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। असम में पहले चरण के तहत 27 मार्च को 47 सीटों पर वोटिंग होगी। इस बीच असम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपनी पहली सूची जारी कर दी। इसमें 70 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल और मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का नाम भी शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल माजुली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि हेमंत बिस्वा शर्मा जालुकबारी सीट पर चुनावी मुकाबला करेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत दास पटाचारी कुची से चुनाव लड़ेंगे। वहीं के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उसी के साथ सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी समेत अन्य सदस्य चुनाव समिति के उपस्थित थे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में होने वाले विधानसभा के चुनाव के कैंडिडेट के नाम फाइनल किए हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों की तरफ से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस ने आज उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदेश की 294 में से 291 सीटों के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची जारी की। टिकटों के बंटवारे में युवाओं, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और पिछड़े समुदायों पर जोर दिया गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी, जबकि शोभनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगे।
तृणमूल कांग्रेस के एक सहयोगी दल गोरखा जनमुक्ति मोर्चा यानी जीजेएम के बिमल गुरुंग गुट के 3 उम्मीदवार दार्जिलिंग की बाकी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि इस बार टीएमसी ने युवाओं और महिलाओं उम्मीदवारों पर अधिक जोर दिया है। इसके अलावा 20 से अधिक मौजूदा विधायकों को इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतारा गया है। तृणमूल कांग्रेस की सूची में 51 महिलाओं के नाम हैं। इस दौरान ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल में लेफ्ट कांग्रेस और इंडियन सेक्युलर फ्रंट के महागठबंधन ने आज उन निर्वाचन क्षेत्रों के नामों की घोषणा कर दी जिन पर तीनों दल पहले 2 चरणों के चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वाम मोर्चा ने अपनी आवंटित सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी, जबकि कांग्रेस और आईएसएफ की तरफ से अपने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाद में की जाएगी। कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन में कांग्रेस को मिली सीटों पर पार्टी उम्मीदवारों के नामों की घोषणा दिल्ली में होगी। वाम मोर्चा अध्यक्ष विमान बोस ने कहा कि कुछ सीटों को लेकर महागठबंधन के घटकों के बीच अभी सहमति नहीं बनी है। इन सीटों में नंदीग्राम भी शामिल है, जहां से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी। राज्य में विधानसभा चुनाव 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच 8 चरणों में होंगे और मतों की गिनती 2 मई को होनी है। तमिलनाडु में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ एआईएडीएमके ने 6 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। मुख्यमंत्री के पलनीस्वामी अपने गृह जिले सेलम से इडापड़ी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे, जबकि उप मुख्यमंत्री ओ पन्नीरसेल्वम थेणी जिले में बोडीनायकन्नूर से चुनाव मैदान में उतरेंगे। राज्य के मत्स्य मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता डी जयकुमार रोयापुरम से और कानून मंत्री सीवी शनमुगम उत्तरी तमिलनाडु में विल्लुपुरम से चुनावी मुकाबले में उतरेंगे। इनके अलावा विधायक एसपी शनमुगनाथन और एस थेनमोझी श्रीवैगुंडम और नीलाकोट्टाई सीट से चुनाव लड़ेंगे। नीलाकोट्टाई आरक्षित सीट है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों के लिए 6 अप्रैल को मतदान होना है। वहीं डीएमके की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनती नहीं दिख रही है। माफ कीजिएगा, डीएमके की अगुवाई वाले विपक्षी गठबंधन में सीटों को लेकर सहमति बनती दिख रही है। सीपीआई को आगामी विधानसभा चुनाव के लिए 6 सीटें दी गई हैं। डीएमके गठबंधन में कांग्रेस के साथ सीटों का तालमेल होना बाकी है। देश में अभी तक 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा लोगों को कोविड-19 टीके की खुराकें दी जा चुकी हैं। गुरुवार को करीब 14 लाख लोगों को टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 60 साल से अधिक उम्र के करीब 16,16,000 से अधिक लाभार्थियों को टीका लगाया जा चुका है। वहीं 68,53,000 से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को पहली खुराक और 31,41,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। साथ ही 60,90,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को पहली खुराक और 67,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को दूसरी खुराक दी जा चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गुजरात के केवड़िया में हो रही कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन भाषण के दौरान रक्षा मंत्री ने देश की रक्षा और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अहम मुद्दों पर चर्चा की। राजनाथ सिंह ने उभरते सैन्य इन खतरों से निपटने में सशस्त्र सेनाओं की महत्वपूर्ण भूमिका और भविष्य में संघर्षों की बदलती प्रकृति पर व्यापक चर्चा की। रक्षा मंत्री ने पीएलए के साथ पूर्वी लद्दाख में उत्पन्न गतिरोध के दौरान सैनिकों द्वारा प्रदर्शित निस्वार्थ सेवा और साहस की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह मौजूद थे। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, अनुसंधान
और विकास विभाग के सचिवों और रक्षा सेवाओं के वित्तीय सलाहकारों ने भी विभिन्न विषयों पर विचार व्यक्त किए। तीनों सेनाओं के सैनिकों और युवा अधिकारियों की ओर से इस संबंध में बेहद उपयोगी सुझाव सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस सम्मेलन के समापन समारोह की अध्यक्षता करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित रहेंगे। शीर्ष सैन्य अधिकारियों का 3 दिवसीय संयुक्त सैन्य सम्मेलन कल शुरू हुआ था। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि कोरोना काल में विषम परिस्थितियों में भी देश में ऐसी शिक्षा नीति आई है जो भारत को नॉलेज हब के तौर पर स्थापित करेगी। दुनिया में कोविड काल में आई भारत की विश्व के सबसे बड़े रिफॉर्म के रूप में आई व्यापक परिवर्तनों के साथ NEP 2020 को भी याद किया जाएगा कि ऐसे विषम परिस्थितियों में भी भारत एक ऐसी नई शिक्षा नीति को लेकर आया है जो पूरी दुनिया को भारत को एक न केवल नॉलेज के हब के रूप में करेगा बल्कि जो एक अच्छा मानव के साथ एक महामानव भी बनाएगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।